तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांगकांग की इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ ऑलमोस्ट सभी सेक्ट बगावत पर उतर आए हैं। उन्हें कुछ भी करके एम्परर और एडवाइजर को रास्ते से हटाना था। तो इसी काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए डाओविस्ट सेक्ट का मास्टर अपने डिसाइपल लिन शुआन के साथ यांगकांग की मेन गेट पर पहुंच जाता है। उसने चैलेंज किया कि जो भी बंदा 3 दिनों के अंदर लिन शुआन को हरा दे तो वो लोग फिर कभी एडवाइजर के रास्ते में नहीं आएंगे। लेकिन अगर यांगकांग के डिसाइपल ऐसा ना कर पाए तो एम्परर और एडवाइजर को अपने सुधार काम बंद करने होंगे। यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो पैट्रियार्क ने भी इस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि बदकिस्मती से इनका एक भी डिसाइपल लिन शुआन को हरा नहीं पाया, इसीलिए खुद एडवाइजर इन्हें अपनी एक स्पेशल मूव सिखाने पहुंच गए। इसमें बेसिक रूल ये था कि तुम अपनी सोड को सोड समझो ही मत, और ये बात किसी और को तो नहीं मगर किन्मो के पल्ले पड़ गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि किन्मो युआन चिंग को घूर रहा था। हॉल में होने के बावजूद भी उसे पता चल गया कि ये बंदा उसे ऑब्जर्व कर रहा है। उतने में ही एडवाइजर किन्मो से कहने लगे कि तुम्हारी सोड इस ऑरा के अंदर हिडन है। तुमने अपनी ऑरा और सोड का काफी अच्छा तालमेल बिठाया। जिसके बाद एडवाइजर अपनी 16वीं सोड मूव सिखाना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम था वैंडरिंग सोड स्टाइल, जिसमें सोड आजाद होकर आसमान में सैर कर सकती, यानी कि इसमें वो किसी भी फॉर्म में कैद ना होकर आजाद होगी। कभी वो एक स्नेक बनेगी तो कभी फिश, कभी ये ड्रैगन बनेगी तो कभी आसमान में राइज होने वाला फिनिक्स। इतना ही नहीं, ये तो एक डेटी भी बन सकती। एडवाइजर कहने लगे कि सोड अगर कुछ भी बन सकती है तो फिर हम पुरानी सोड फॉर्म्स को ही ध्यान में क्यों रखें, हमने कुछ नया आजमाना चाहिए। किन्मो तो एडवाइजर की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कहने लगा कि इस नई सोच के साथ हम तलवारबाजी का मतलब ही बदल के रख सकते, बैटल्स की टैक्टिक को भी रीशेप किया जा सकता। शायद इसी चीज को पैट्रियार्क ने द न्यू एरा का नाम दिया था। इधर इंपीरियल एडवाइजर की आवाज लिन शुआन और उसके मास्टर यांगजी को भी सुनाई दे रही थी। वो कहते हैं मास्टर, हम उन्हें क्लियरली तो सुन नहीं पा रहे, मगर जो भी बातें मैंने सुनी उससे मुझे ढेर सारा फायदा होगा। हो सकता है कि ये बंदा जो भी बदलाव कर रहा है उससे मिस्टिक आर्ट एक एडवांस लेवल पर पहुंच जाए, तो फिर हमने इस बंदे का रास्ता क्यों रोकना। मेरे ख्याल से हमने यहाँ से हट जाना चाहिए। जिस पर यांगजी कह रहा था कि हमने लफ्जों के साथ साथ एक्शन को भी जज करना चाहिए। मैं मानता हूँ एडवाइजर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जब वो जवान था उस वक्त उसने एक डाविस्ट मास्टर के अंडर स्टडी की। उसके मास्टर को लग रहा था कि 500 सालों बाद ये बंदा एक सेंट बन जाएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा सेंट तो नहीं मगर एक ईवल जरूर बनेगा। ये एडवाइजर काफी ज्यादा एम्बिशियस होने की वजह से सभी सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता। वेल, ये तो हो गया मेरा पहला कंसर्न। दूसरी परेशानी की बात ये है कि ये बंदा हेवनली डीमन सेक्ट की टेक्निक्स को बढ़ावा दे रहा। वो लोग तो सेंट का नाम लेकर ईवल कामों को अंजाम देते। इनफैक्ट हेवनली डीमन सेक्ट का पैट्रियार्क राइचस पाथ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो सुनकर लिन शुआन कहने लगा कि अगर एडवाइजर डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ मिल चुका है तो इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। वो जितना ज्यादा टैलेंटेड है उतनी ही बड़ी थ्रेट बनेगा। मास्टर यांगजी बता रहा था कि एडवाइजर ने प्राइमरी स्कूल्स, अकेडमीज और फिर इंपीरियल अकेडमी को बिल्ड किया। इसके जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी। अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम बचपन से एक डाओइस्ट मास्टर के अंडर स्टडी कर रहे थे। हमारे सेक्ट ने तुम्हें नर्चर करके ढेर सारी एबिलिटीज से इंट्रोड्यूस कराया, मगर यही काम अकेडमी के मास्टर नहीं कर सकते क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स ऑर्डिनरी लाइफ को जीते आ रहे। वो भले ही सीखेंगे मगर अचीव कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस पर लिन शुआन कहने लगा कि उनके साथ बैटल करते हुए मैंने एक चीज नोटिस की, ये लोग भले ही काफी ज्यादा स्किल्ड हो मगर उन सबकी मूव्स एक दूसरे से मिलती जुलती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो सबके सब एक ही साथ जैसे बनाए गए हैं। जिस पर मास्टर कहने लगा कि भले ही यांगकांग का एडवाइजर कल्टीवेशन के ढेर सारे चांसेस प्रोवाइड कर रहा मगर उसने अनजाने में एक सच्ची टैलेंट की पाथ को ब्लॉक किया है। इस दुनिया में सभी से किसी न किसी मकसद से ही एग्जिस्ट करते मगर इस मकसद को एडवाइजर देख नहीं पा रहा, इसलिए हमारा डाविस्ट सेक्ट उसके खिलाफ रहेगा, चाहे फिर उसके लिए हमें भारी कीमत ही चुकानी क्यों न पड़ जाए। इधर एडवाइजर अपनी 17th सोड मूव को सिखाने जा रहा था, जिसका बेसिक बिलीव था कि सोड का कोई अंत नहीं होता और इसीलिए इसे नाम दिया गया ड्रिलिंग सोड स्टाइल, जिसमें सोड का टिप रैपिडली स्पिन होते रहेगा। एक ही सोड डिफेंस को ब्रेक करके फौलाद जैसी बॉडी को भी चीर सकती। अब रात के समय सभी डिसाइपल्स उसी हॉल में आराम कर रहे थे कि तभी किन्मो ने देखा कि सीनियर शेन इतनी रात गए तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा, इसलिए किन्मो भी टावर पर चला गया इस उम्मीद में कि सीनियर शेन को देखकर उसे भी मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ पर शेन भी उसे देख लेता है। वो कह रहा था कि आउटकास्ट तो अपनी आंखें बंद करके भी प्रैक्टिस कर सकता, तो मैंने भी इससे कुछ सीखना चाहिए। अब सुबह होते ही सभी कल्टीवेटर्स ने सोर्डमैनशिप
लीडरशिप की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। इधर एडवाइजर पैट्रियार्क को बता रहे थे कि मैंने इन बच्चों को हाफ डे दे दिया है ताकि ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर पाए और मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा आराम कीजिए। यहाँ पर पैट्रियार्क उनसे पूछने लगे कि बताए क्या आपको इन बच्चों में कोई रेयर टैलेंट नजर आया? जिस पर एडवाइजर कहते हाँ बस 1 या 2 डिसाइपल ही मेरी कल्टीवेशन टेक्निक को सही से समझ पाए और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी उन दोनों बंदों के नाम जानते होंगे। खैर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वाकई रिजाइन करने वाले हो? जिस पर पैट्रियार्क बताने लगे कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए ना ही मुझे पावर की कोई जरूरत है और ना ही हायर पोजीशन की। जिस पर एडवाइजर हंसते हुए कहने लगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको इन चीजों की पहले भी जरूरत नहीं थी। अगर मैं आपको मेरी पोजीशन भी दे दूँ तो भी आप इसके लिए मना कर दोगे। आप मेरे लिए मेरे मास्टर जैसे हो। आपके जाने के बाद मेरे गिने चुने करीबी लोगों में से एक बंदा मैं खो दूंगा। जिस पर पैट्रियार्क कहते हैं कि कोई भी दावत हमेशा नहीं रहती, हम पैदा होते और फिर मर जाते हैं। जब हेवन में असेंड होने का वक्त आएगा तब हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। यहाँ पर एडवाइजर दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्या हेवन में वाकई इमॉर्टल्स होंगे? अगर मैं कभी एक इमॉर्टल बन पाया तो हेवन में जाने के बाद हमने जो एम्पायर खड़ा किया था उसे विटनेस कर पाऊंगा। थोड़ी देर बाद किन्मो पैट्रियार्क से मिलने पहुंच गया था। तब पैट्रियार्क उससे पूछते कि बताओ तुम्हें एडवाइजर का लेक्चर कैसे लगा? जिस पर किन्मो बताता है कि उनका फाउंडेशन बिल्कुल मेरे जैसा ही सॉलिड है, मगर वो ऐसी हिम्मत कर सकते जो मैं कभी भी नहीं कर सकता। वो कुछ ऐसी बातें सोचते हैं जो हमारे हिसाब से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जब मैंने ग्रैंडपा चीफ से तलवारबाजी सीखी थी तब मुझे ऐसा लगा कि मैंने तलवारबाजी की हर एक मिस्ट्री को सुलझा लिया, मगर आज पता चल रहा कि मेरा नॉलेज तो अधूरा था। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि सीखने की लिमिट हो सकती है मगर क्रिएटिविटी की बिल्कुल भी कोई लिमिट नहीं। अगर तुम हमेशा सीखते ही गए तो बस एक स्टूडेंट बन के रह जाओगे, लेकिन अगर तुमने अपनी एक भी मूव क्रिएट कर ली तो तुम बन जाओगे एक मास्टर। मैंने इंपीरियल एडवाइजर को यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें उनकी क्रिएटिविटी का अंदाजा आ जाए। वैसे ये बताओ तुम अभी तक गेट पर क्यों नहीं गए? जिस पर किन्मो कहने लगा कि आपने मुझे मिलने बुलाया था, अब आप ही बताओ भला ये बच्चा आपके हुक्म की नाफरमानी कैसे करेगा? जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे बच्चे तुम तो मस्का मारने में माहिर हो। वो लोग काफी टाइम से हमारे गेट को ब्लॉक करके बैठे हैं मगर तुमने अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे ख्याल से जब तक तुम्हें अपना फायदा नजर नहीं आता तब तक तुम कोई काम नहीं करते। और इतना कहते साथ ही उन्होंने किन्मो को सीधे माउंटेन से नीचे धक्का दे दिया, जिसके चलते किन्मो जाकर लिनशान के सामने पटक गया था। मास्टर यांग से कहने लगे कि बच्चा अभी भी एडवाइजर का लेक्चर अटेंड करके यहाँ आया है, जाओ जाकर इसका मुकाबला करो। इसलिए लिनशान ने तुरंत ही वहाँ पर एक विजन क्रिएट कर लिया जिसमें किन्मो भी एंटर कर चुका था। और अब किन्मो लिनशान को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं इंपीरियल एकेडमी का डिसाइपल हूँ, साथ ही मैंने कल्टीवेशन की 5 ल्यूमिनरीज रॉल्म को अचीव किया। तो लिनशान भी उसे अपना नाम बताकर ग्रीट करने लगा। वो कहता है कि मैं अपनी पावर्स को तुम्हारे लेवल पर सील्ड कर चुका हूँ। तो किन्मो से पूछता है कि क्या हम इस फाइट में वेपन्स का यूज कर सकते हैं। उतने में मास्टर यांग जी अपने डिसाइपल को बताने लगे कि इस बच्चे की सोर्ड से बहुत ही यूनिक सी ऑरा रिलीज हो रही है। मेरे ख्याल से जरूर से किसी फर्स्ट रैंकिंग वाले ऑफिसर की सोर्ड होगी। तो उन्होंने किन्मो को क्लियरली बता दिया कि इस बैटल में किसी सोर्ड का यूज नहीं होगा, तुम्हें बस अपनी वाइटल एनर्जी का ही इस्तेमाल करना है। तो अब ये लोग बस अपनी वाइटल एनर्जी के दम पर ही इस मुकाबले को शुरू कर चुके। यहाँ पर किन्मो अपने थंडर पावर को एक्टिवेट कर देता है और वहीं पर लिनशान ने इनियांग एनर्जी का यूज किया, जिसके बाद इन दोनों में घमासान बैटल की शुरुआत हो गई। यहाँ पर किन्मो लिनशान के हर एक अटैक को डॉज करते हुए उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे लिनशान काफी दूर तक पुश हो चुका और अब वो अपने थंडर ड्रैगन का यूज करते हुए सीधे लिनशान की तरफ आगे बढ़ता है। मगर किन्मो ने नोटिस किया कि बंदा उसकी सारी एनर्जी को कलेक्ट करते हुए एक जगह जमा कर रहा और फिर लिनशान ने उसे थंडर बॉल को बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पर किन्मो ने अपनी वाइटल एनर्जी से पिक स्लेइंग ब्लेड फॉर्म कर ली थी, जिससे वो लिनशान पर कई सारे हमले करने की कोशिश करने लगा और फिर थोड़ी देर में वो ब्लेड उसने एक स्पीयर में तब्दील कर दी। मगर लिनशान उसके हर एक अटैक को काउंटर करके अपनी एनर्जी से एक सोर्ड फॉर्म कर लेता है, जिसका यूज करके उसने किन्मो के अटैक को काउंटर कर दिया। साथ ही साथ वो इनियांग सिजिल बनाते हुए उन्हें किन्मो पर हिट करने लगा, जिससे किन्मो बाल बाल बचते हुए उनके ऊपर अपनी एनर्जी को स्टिक कर देता है, जिसके चलते ये सिजिल अब लिनशान के ना होकर किन्मो के बन चुके थे। ये सब देखकर ही लिनशान थोड़ा सा पैनिक हो गया। किन्मो ने यहाँ पर उसी की एनर्जी का यूज करके ढेर सारी सोर्ड फॉर्म कर ली थी और अब वो लिनशान के काफी करीब पहुंच गया। यहाँ पर लिनशान अपनी मिस्टिक पावर का यूज करते हुए किन्मो के अटैक को रोकने लगा। तभी किन्मो उससे कहता है बताओ क्या तुम एट द सेम टाइम मेरी और खुद की पावर्स का मुकाबला कर पाओगे। और अब वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर किन्मो नीचे आ गया। यहाँ पर मास्टर यांगजी कहने लगे कि शायद यही एडवाइजर की बताई हुई कॉइलिंग सोर्ड स्टाइल है।
ये टेक्निक तो वाकई गजब की थी। जिसके बाद वो लिन शुआन से कहने लगे कि अगर तुम इस मुकाबले को जीतना चाहते हो तो तुम्हें फाउंडेशनल सोर्ड टेक्निक का यूज करना होगा। जो सुनते साथ ही लिन शुआन ने अपने मिस्टिक आर्ट का यूज करते हुए अपनी ही ओन फोर्स को एक फॉर्मेशन जैसा शेप दे दिया। मास्टर बता रहा था कि ये हमारे डाविस्ट सेक्ट की फाउंडेशनल सोर्ड टेक्निक है, जिसके टोटल 14 चैप्टर्स लिखे गए। हर एक सोर्ड स्ट्राइक एक चैप्टर मानी गई, जिसमें हम अपने सोर्ड इंटेंट का यूज करके सेलेस्टियल साइकिल को फॉर्म कर सकते। इसके बस 2 ही एलिमेंट्स होंगे, यिन और यांग। किन्मो ने देखा कि वो एक विजन में जा चुका है, जहाँ पर वाइटल एनर्जी के जितने भी स्ट्रैंड्स थे वो किसी न किसी इंटरसेक्शन के साथ मूव हो रहे, यानी कि ये कभी भी यिन और यांग को रिवर्स कर पाएंगे। सर्कल तो कोई भी बना सकता, मगर इन दोनों एलिमेंट को कर्व करके रिवर्स करना ये बहुत ही पेचीदा मामला होगा। वहीं पर पैट्रियार्क भी लिन शुआन की इस मूव को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो सोचते हैं कि इस बंदे ने कैलकुलेशंस पर काफी ज्यादा काम किया है। उतने में ही किन्मो खुद को चार्ज अप करते हुए कहने लगा कि ग्रैंडपा चीफ ने मुझे तलवारबाजी सिखाते वक्त बताया था कि कोई आत्मा भी उनकी तलवार की धार से बच नहीं सकती, इससे हम गॉड्स को भी घायल कर सकते। फिर तो तुम सिर्फ मेरे जैसी एक मामूली से कल्टीवेटर हो। यहाँ पर लिन शुआन ने अपनी इनियांग रिवर्सर का यूज करते हुए किन्मो पर अपनी सोर्ड रिलीज कर दी, और वहीं पर किन्मो ने भी अपने ग्रैंडपा ने सिखाई हुई सोर्ड मूव को एक्टिवेट कर दिया, जिसे देखकर ही यांगजी की तो होश ही उड़ गए थे। वो कहते हैं कि ये तो गॉड स्लेइंग सोर्ड आर्ट है। जब तुम अपने दिल में किसी गॉड को जगह नहीं दोगे तब तुम खुद ही एक गॉड बन जाओगे। जैसे ही तुमने गॉड की इबादत की तुम्हें पाथ खो दोगे। बस गॉड्स को स्ले करके ही तुम्हारे माइंड को एक क्लैरिटी मिलेगी। यही इस गॉड स्लेइंग सोर्ड आर्ट का मतलब था। यहाँ पर किन्मो लिन शुआन की हर एक मूव को काउंटर कर रहा था। लिन की सोर्ड यहाँ पर काफी ज्यादा लॉन्ग भी हो सकती थी और उसी वक्त शॉर्ट भी हो सकती, मगर किन्मो की गॉड स्लेइंग सोर्ड आर्ट के सामने उसका फॉर्मेशन ब्रेक होने लगा। हर जगह बस किन्मो की तलवारें बरसती जा रही थी, जिनके दरमियान इन दोनों में हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहाँ पर किन्मो पूरी तरह से लिन शुआन पर भारी पड़ गया था। और अब वो अपने एक फाइनल स्लैश में लिन शुआन को घायल करते हुए अपनी सोर्ड आर्ट पेंटिंग को कंप्लीट कर चुका। यहाँ पर लिन शुआन किन्मो को बता रहा था कि तुम्हारी सोर्ड टेक्निक तो कमाल की थी, मगर जब मैंने तुम्हारी सोर्ड ऑरा को ट्रेस किया तब मुझे तुम्हारे अंदर एक कमी नजर आई। तुम्हारी लेफ्ट शोल्डर ही तुम्हारा सबसे भयानक वीकनेस है। और अब वो किन्मो के उसी वीकनेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर किन्मो भी अपनी सोर्ड का यूज करते हुए उसके हमलों को काउंटर करता है। हालांकि लिन शुआन ने जैसे तैसे उसके शोल्डर में अपनी तलवार घुसा दी थी, जिस पर किन्मो कह रहा था कि तुमने बस अपना पूरा फोकस मेरे लेफ्ट शोल्डर पर किया और इसी वजह से आज तुम हार जाओगे। यहाँ पर किन्मो उस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज करते हुए लिन शुआन को बुरी तरह से घायल कर देता है। वो बंदा किन्मो के एक भी हमले को रोक नहीं पाया था और फाइनली उसकी हार हो गई। किन्मो को जीतता हुआ देखकर पैट्रियार्क के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इधर मास्टर यांगजी लिन शुआन से कहने लगे कि जल्दी से मेडिसिन लेकर अपनी इंजरीज को हील करो, मगर तभी लिन शुआन किन्मो का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी तलवार बाजी मुझसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। मैं बस उसे देख पाया और ब्रेक नहीं कर सका, इसलिए मैं हार मानता हूँ। जिसके बाद यांगजी अपने डिसाइपल को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। इधर स्पिरिचुअल बर्ड अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर सबको बताने लगी कि वो डाओइस्ट यहाँ से जा चुके हैं। हमारी इंपीरियल एकेडमी ने ये चैलेंज जीत लिया। जो सुनते साथ ही सभी मास्टर्स के चेहरे पर स्माइल आ गई। इनफैक्ट एक खबर पूरे सेक्ट में फैल चुकी थी। सभी डिसाइपल्स खुशी से झूम उठे। यहाँ पर वी योंग कह रहा था कि जिसने भी उस डाओइस्ट को हराया होगा वो बंदा ही हमारा रोल मॉडल बनेगा। वहीं पर मास्टर लिंगन कहने लगा कि हमारी इंपीरियल एकेडमी तो टैलेंटेड बच्चों से खचाखच भरी पड़ी है। हम सब की इतने सालों की मेहनत आज रंग लाई। और उतने में एल्डर बाशन वहाँ आकर कहने लगे कि यू खुद की तारीफें करना बंद कर दो, क्योंकि जिस बंदे ने डाओइस्ट को हराया है उसने आज तक तुम लोगों से एक भी लेक्चर नहीं लिया था। उसने तो बस एडवाइजर का ही लेक्चर अटेंड किया है। जो सुनते साथ ही इन सभी मास्टर्स के दिल टूट गए। उतने में ही वहाँ पर पैट्रियार्क भी पहुँच जाते हैं। वो कह रहे थे कि आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स को ट्रेनिंग देना कोई मुश्किल नहीं, मगर ट्रू जीनियसेस को शेप देना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है। अगर अब हमें दोबारा से जलील नहीं होना तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इधर किन्मो उन दोनों डाविस्ट को वहाँ से जाता हुआ देख रहा था और यहाँ पर हमें किन्मो के हाथ से खून बहते हुए नजर आता है, यानी कि उसने अपनी इंजरीज को हाइड किया। वो कह रहा था कि गोल्डन सिल्क वर्म के आउटफिट ने भले ही इस बंदे की सोड के शार्प एज को ब्लॉक किया हो, मगर ये आउटफिट उसके स्ट्राइक की फोर्स को रोक नहीं पाया। यार ये डाओइस्ट सेक्ट वाले लोग इतने कमीने कैसे हो सकते? उन्होंने मुझे घायल तो किया, मगर जाते वक्त कोई
कोई मेडिसिन भी नहीं दिया। अरे इनका छोड़ो, पैट्रियार्क भी अपने यंग लीडर को फुल टू इग्नोर मार रहे। साला यहाँ पर अपन की तो जरा भी इज्जत नहीं है। और ये सब वो पैट्रियार्क को देखकर जानबूझ के बोल रहा था। वहीं पर पैट्रियार्क एक बीस्ट को घूरने लगे जो कि हमेशा इन स्टेप्स पर स्टैचू जैसा पड़ा रहता था। और अब वो पैट्रियार्क को देखकर काफी ज्यादा लाड में आ गया। तो पैट्रियार्क उसे किन्मो के पास जाने का इशारा कर देते हैं। इधर किन्मो तो उसे देखकर ही हैरान था। वो कहता यार मुझे तो लगा था कि तुम कोई स्टैचू हो। और उतने में स्पिरिचुअल बीस्ट किन्मो के हाथ को चाट लेता है। उसके सलाइवा से किन्मो के जख्म पूरी तरह से भर गए थे। इतनी तेज हीलिंग को देखकर तो किन्मो के होश ही उड़ गए। वो उसकी सलाइवा को चेक करते हुए पूछता है कि ये ड्रैगन सलाइवा है या फिर किलिन सलाइवा। ये सब छोड़ो, ये तो एक गजब का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है भाई। ड्रैगन, ओ सॉरी किलिन, खैर छोड़ो तुम जो कोई भी हो, आज के बाद मैं तुम्हें ड्रैगन किलिन बुलाऊंगा। क्या प्लीज तुम अपनी सलाइवा मुझे दे सकते हो? मगर वो ड्रैगन किलिन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तो किन्मो ने उसे खट्टी चीजें दिखाना शुरू कर दी, जैसे कि नींबू, ऑरेंज या फिर इमली। किन्मो को लग रहा था कि इन खट्टी चीजों को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाएगा, मगर वो बीस्ट तो फुल टू भाव खा रहा था। अब वो ड्रैगन किलिन उसे बताने लगा कि फॉरेस्ट में एक ग्रेट ग्रीन ऑक्स है। उस ग्रीन ऑक्स पर मेरी कई सौ सालों से नजर थी। अगर तुम उसे मेरे पास लेके आए तो मजा ही आ जाएगा। और फिर उस ग्रीन ऑक्स का जिक्र करते ही उसके मुंह से थोड़ी सी सलाइवा टपकने लगी, जिसे किन्मो तुरंत ही अपने कंटेनर में भर लेता है। वो सोच रहा था कि अगर इस पावरफुल सलाइवा को हासिल करना है तो मुझे उस ग्रीन ऑक्स को यहाँ पर लाना ही पड़ेगा। इसलिए उस ड्रैगन किलिन को बताने लगा कि सीनियर ब्रदर बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बचपन से ही भेड़ बकरियों को चराते आ रहा हूँ, तो मैं उस ऑक्स को भी हैंडल कर लूंगा। इधर एम्परर एडवाइजर को बता रहे थे कि डाविस सेक्ट के लोग काफी ज्यादा जिद्दी थे। जब तक उन्हें बुरी तरह से हराया नहीं गया तब तक वो यहाँ से दफा नहीं हुए। खैर मुझे तो इस बात से सुकून मिला कि अब हमारे एकेडमी के पास एक रेयर टैलेंट मौजूद है, जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि हर एक इरा में एक तो रेयर टैलेंट पाया जाता। लेकिन हमारा यांगकांग नेशन सिर्फ गिने चुने जीनियसेस पर निर्भर नहीं रह सकता, फिर तो हम में और बाकी के मेजर फैक्शन में कोई फर्क नहीं रहेगा। जो सुनकर एम्परर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते बताया एडवाइजर, इस पर आपकी क्या सलाह है? जिस पर एडवाइजर बताने लगे कि हमने अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। हमारा एक जीनियस होगा जो कि जीनियसेस की पूरी जनरेशन को ही लीड करेगा। वही दूसरी तरफ मास्टर यांगजी की मुलाकात एक और दूसरे मास्टर से हो गई, जो कि यांगजी से पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी ट्रिप 3 दिनों तक चली, जिस पर यांगजी ने ना में जवाब दिया। अब ये सुनते साथ ही वो मास्टर डिसअपॉइंट होकर कहने लगा कि इंपीरियल एकेडमी के पास वाकई टैलेंटेड डिसाइपल्स हैं, मगर अफसोस कि उस एकेडमी की बागडोर इवन लोगों के हाथों में है। यहाँ पर वो एडवाइजर के रिगार्डिंग बात कर रहा था, जिसके बाद अपने डिसाइपल से कहने लगा कि बच्चे अब तुम भी इन जीनियस से नॉलेज हासिल करोगे। इधर यांगकांग के सभी स्कॉलर्स सोच में पड़ गए कि आखिर किस महान बंदे ने उस डाविस लिन शुआन को हराया होगा। वो आसपास पूछने लगे कि क्या तुमने उस बंदे को देखा था, मगर किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं। तभी शिव बताने लगा कि मेरे ख्याल से सीनियर शेन ने ही उस डाविस को हराया होगा और वो अपनी स्किल्स और जीत को छुपा के रख रहे। जिस पर सीनियर शेन कहने लगा कि मैं 2 दिनों से सोया नहीं था, मैं तो अपनी 80% स्ट्रेंथ को भी बाहर नहीं निकाल सकता, तो भला मैं उस बंदे को हरा कैसे सकता हूँ? जो सुनकर सी कहने लगी कि शायद किन्युन ने उसे हराया होगा, जिस पर किन्युन खुद की तारीफें करते हुए कहने लगा कि चाहे वो कॉम्बैट टेक्निक हो, स्पेल्स हो या फिर सोर्ड प्ले, मैं तो इन सब में झक्कास हूँ। मगर जैसे डिसाइपल्स ने उसे गुस्सा दिखाया तो उसने तुरंत ही टॉपिक को बदलते हुए कहने लगा कि मैं इन सब में बिल्कुल भी माहिर नहीं। तभी एक यंग मास्टर कहने लगा कि उस दिन वो बेवकूफ आउटकास्ट चिल्ला कर बता रहा था कि उसने अपनी वाइटल एनर्जी की ट्रेल को मास्टर कर दिया। अरे यार ये तो कितनी बेसिक चीज है, और फिर क्या उसका उन सभी के सामने मजाक बन गया। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उस आउटकास्ट ने डाविस्ट को हराया होगा। जो सुनते साथ ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। वहीं पर सेकंड प्रिंस यूशु को लग रहा था कि उसके ही किसी भाई ने सीक्रेटली डाविस्ट को हरा दिया होगा। ये लोग तो हमेशा कमजोर होने का दिखावा करते हैं, मगर असल में वो अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रहे थे। तभी यूजी कहती भाई मेरे ख्याल से उस चरवाहे किन्मो ने ही उसे हराया होगा। हालांकि यूशु को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो कह रहा था कि किन्मो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसे मिरेकल हीलर भी कहा जाता। साथ ही उसने हमारे ग्रैंड मदर की भी जान बचाई, मगर फिर भी वो ग्रेट डाचू का आउटकास्ट है। इसलिए तुम उस बंदे पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो। अगर तुम उसे इतना ही ज्यादा पसंद करती हो तो हम उसे पैलेस में यूनुक की पोजीशन दे सकते हैं। सो गाइस, यूनुक यानी कि एक ऐसा बंदा जिसके रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स को रिमूव किया हो, ताकि वो कभी किसी लड़की के साथ इंटीमेट ना हो
पाए। और ऐसे बेकार सुझाव को सुनते ही प्रिंसेस यूजी ने अपने भाई पर पंचे सीट करना शुरू कर दिए। और उतने में ही हॉन्ग कहने लगी कि 2 और लोग माउंटेन गेट पर आ चुके हैं। शायद ये ग्रेट थंडर साउंड स्कूल का जेन मास्टर होगा जो कि अपने डिसाइपल के साथ यहाँ आया है। वही दूसरी तरफ किन्मो हुलिंग के साथ ग्रीन ऑक्स को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट में पहुँच गया था। वो कह रहा था कि पता नहीं इस ग्रीन ऑक्स ने ऐसा क्या किया था जो ड्रैगन किलिन उसे खाने के लिए इतना ज्यादा बेकरार हो गया। और उतने में ही उन्हें अकेडमी की बेल रिंग सुनाई देने लगी तो किन्मो ने अपनी हेवनली आइज का यूज करते हुए उस जेन मास्टर को देख लिया। वेल यहाँ पर शिव इस जेन डिसाइपल का मुकाबला करने पहुंच चुका था। उसने जैसे उस डिसाइपल पर पाम अटैक हिट किया वो बंदा अपने पाम से उसे काउंटर कर लेता है। उसके पास ऐसी गजब की डिवाइन पावर्स थी कि शिव के कपड़े दोबारा से उतर गए। सीनियर शेन कह रहा था कि ये बंदा बुद्धिज्म की पाथ को फॉलो करता है। इसने अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना के अपने जेन हार्ट को टेम्पर किया और अब इस बंदे के पास बुद्धा हार्ट है। जितनी देर तक ये फाइट चलती रहेगी उतना ही इसका बुद्धा हार्ट स्ट्रांग बनेगा। तो अब इस जेन डिसाइपल ने यांगकांग के कई सारे डिसाइपल्स को इजीली हरा दिया। इंपीरियल एकेडमी एक बार फिर से जलील होने लगी तो हॉन्ग शेन से कहने लगी कि आप कब तक तमाशा देखने वाले हो, जल्दी से जाकर उन दोनों को यहाँ से भगा दीजिए। इधर किन्मो और हुलिंग एक झाड़ी के पीछे छुपकर उस ग्रीन ऑक्स पर नजर रखे हुए थे जो कि फिलहाल फूलों के साथ खेल रहा था, मगर उसे भी तुरंत ही इन दोनों की मौजूदगी का एहसास हो गया। इसलिए वो चिल्लाते हुए पूछ रहा था कि बताओ कौन मेरी जासूसी कर रहा। जैसे उसने अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज की इनका पौधा गायब होकर बस उसकी लकड़ियां ही बाकी रह गई। और अब ये दोनों बड़े ही अजीब तरीके से उसे देखकर फ्रेंडली स्माइल करने लगे। हालांकि ग्रीन ऑक्स तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। वो कह रहा था सालो तुम्हारी इस घटिया सी हंसी को देखकर ही पता चल रहा कि तुम दोनों एक नंबर के कमीने हो। तो किन्मो उससे कहने लगा कि मिस्टर बेल जी प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। मगर वो बेल तो साइज में ह्यूज बनकर कहने लगा कि मुझे मस्का मारने की हिम्मत भी मत करना क्योंकि उतना मस्का तुम्हारे पास होगा भी नहीं। और अब उसने सीधा इन पर पंच हिट कर दी। मगर किन्मो और हुलिंग ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। वहीं पर हुलिंग किन्मो से कह रही थी कि तुम तो अकेडमी में किसी की भी धुलाई कर सकते हो, फिर इस बेल को देखकर तुम्हारी इतनी क्यों फट गई। और तभी उस ऑक्स ने इन दोनों को अपने हाथों के नीचे कुचलने की कोशिश की, मगर अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर इन दोनों को वहाँ से गायब कर देता है। इधर उस बेल ने देखा कि ये दोनों तो वहाँ से फिसल गए हैं और उतने में उस ऑक्स को अपना प्यारा मास्टर बाशान नजर आया तो तुरंत ही छोटे मोटे आंसू बहाते हुए सीधे जाकर अपने मास्टर को गले लगा लेता है। साथ ही साथ वो बताने लगा कि किसी ने मुझे बुली करके हमारे गार्डन की सब्जियां चुराने की कोशिश की। इधर मास्टर बाशान की तो कमर की हड्डी टूट गई, इसलिए वो तुरंत ही उस ऑक्स को दूर पुश करके पेड़ पर पटक देते हैं। जिसके बाद वो ग्रीन ऑक्स से पूछने लगे कि बताओ इतनी हिम्मत किसमें थी जो मेरे प्यारे बैल को परेशान करे। तो ग्रीन ऑक्स कहने लगा कि एक लफंगा लड़का और उसके साथ एक चालाक फॉक्स थी, उन दोनों ने मुझ पर नजर रखी और फिर मुझ पर हमला कर दिया। वेल ये डिस्क्रिप्शन सुनते ही मास्टर बाशान समझ गए थे कि यहाँ पर किन्मो की तारीफें हो रही। तो ग्रीन ऑक्स से कहने लगे कि बस तुम देखते जाओ कैसे मैं उस बच्चे की धुलाई करता हूँ। इधर किन्मो और हुलिंग जोर जोर से चिल्लाते हुए तुरंत ही उस पोर्टल से बाहर आ गए। दरअसल पैट्रियार्क ने उन्हें उस बैल के हाथों कुचलने से बचा लिया था। किन्मो तो तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि पैट्रियार्क आपने एक डेमोनिक हैंड का यूज करके हमें उतनी दूर से दबोच कर यहाँ पटक दिया। क्या ये आपकी 5 घोस्ट ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक थी? मेरे ख्याल से ये हेवनली ग्रैंड टूम में मेंशन्ड है। वेल यहाँ पर किन्मो ने फुल टू मस्का मार रहा था ताकि पैट्रियार्क उसे ये टेक्निक सिखा दे। अब यहाँ पर पैट्रियार्क उसकी तरफ प्याली सरकाते हुए बता रहे थे कि जेन मास्टर अपने डिसाइपल को लेकर यहाँ पर आ चुका है और इसी दरमियान हमें पैट्रियार्क का हाथ भी दिखाया गया जो कि उनकी असली एज को शो कर रहा था। किन्मो कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ वो लोग ग्रेट थंडर साउंड स्कूल से बिलोंग करते हैं। मैं उस जेन मास्टर से पहले भी एक बार मिल चुका हूँ। मेरे ख्याल से उस बंदे का नाम है जिंगमिंग। वो हमारे ग्रैंडपा माँ को जूनियर ब्रदर बुलाता था और अगर उसके डिसाइपल की बात की जाए तो मैं उसके बारे में नहीं जानता। जिस पर पैट्रियार्क कह रहे थे कि डाओइस्ट सेक्ट अपनी क्राफ्टिंग टेक्निक के लिए फेमस है और जिसने भी इस क्राफ्टिंग में महारत हासिल की होगी सिर्फ उसे ही डाओइस्ट सन के टाइटल से नवाजा जाता। तो जिसके साथ तुमने फाइट की थी वो लिनशान एक डाओइस्ट सन है, मगर ये लोग जेन सेक्ट से बिलोंग करते जिनका सोल पर्पस होता है माइंड की स्टडी करना। जिसके पास डीपेस्ट विजडम और प्योरेस्ट हार्ट हो उसी को जेन सन कहा जाता। और आज एक जेन सन हमारे माउंटेन गेट को ब्लॉक कर रहा। जिस पर किन्मो कह रहा था पैट्रियार्क क्या हमारी एकेडमी इतनी ज्यादा कमजोर है? जब देखो तब लोग आते और हमारे गेट को ब्लॉक कर देते। और मैंने तो हाल ही में एकेडमी को ज्वाइन किया था इसलिए मैं इन मसलों में नहीं फंसने वाला। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद एल्डर को हंसी आ रही थी। किन्मो बता रहा था कि अगर हमारे ग्रेट डाचू में ऐसे ही कोई घुस जाता तो हम सब ने मिलकर उन्हें खत्म कर दिया होता।
तभी पैट्रियार्क उसे गुस्से में कहने लगे कि मैं ये बोल रहा था कि जेनसन यहाँ आ चुका है, मगर तुम अभी तक उसका मुकाबला करने नहीं गए। तो किन्मो कहते हैं हाँ मैं गया तो था, मगर वहाँ की कुटाई देखकर ही वापस आ गया। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क गुस्से में किन्मो की तरफ आगे बढ़ने लगे, जो देखकर ही बेचारी हुलिंग तो डर के मारे ही उन्हें चाय ऑफर करती है। वो कहती पैट्रियार्क की गर्मा गर्म चाय पीकर अपने गुस्से को ठंडा कीजिए। तो पैट्रियार्क भी उसकी चाय एक्सेप्ट करते हुए किन्मो से कहने लगे कि सभी स्कॉलर्स उसे चैलेंज करने गए, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। जिस पर किन्मो कहता है कि मैंने ऑलरेडी उस डाविस सन लिन शुआन को हरा दिया था और उसने मेरे हाथ में बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क ने अपनी प्याली जोर से नीचे पटक दी। तो किन्मो कहता है हाथ पर कोई निशान नहीं, मगर मेरे कंधे का दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, इसलिए मुझे हील होने में वक्त लगेगा। अगर तब तक कोई और उससे फाइट करे तो मेरी तो जान छूट जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीनियर शिन जेनसन को चैलेंज करने पहुंच गया। वह ये बंदा 5 ल्यूमिनरीज रेल्म पर है। वहीं पर वो जेनसन उसे अपना नाम फूजिन बताता है, जो कि ल्यूहे रेल्म पर होने की वजह से उसने अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करके शिन के लेवल के साथ मैच किया, ताकि इन दोनों का मुकाबला एकदम इक्वल पावर के साथ किया जाए। और अब वो अपनी बुद्धा हार्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर चुका। वहीं पर शिन ने भी अपनी बड़ी शानदार सोट टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदे पर तलवारों की बारिश करना शुरू कर दी, मगर उस बंदे की गोल्डन बेल उस हर एक अटैक को काउंटर करने लगी। यहाँ पर शिन ड्रिलिंग सोर्ड स्टाइल का यूज करते हुए उस बंदे की बेल को पियर्स करने की कोशिश कर रहा था, जिससे थोड़ी देर में वो बेल ब्रेक हो जाती है। ये देखकर तो वी योंग काफी ज्यादा खुश हो गया। वहीं दूसरी तरफ पैट्रियार्क किन्मो की इंटरनल इंजरीज को चेक करते हुए बताने लगे कि तुम्हारी वाइटल एनर्जी का फ्लो लेफ्ट शोल्डर में काफी ज्यादा धीमा हो चुका, और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने एक इनकम्प्लीट टेक्निक का यूज किया था। जिसके बाद वो बड़े ही गुस्से में किन्मो को हील कर देते हैं। किन्मो कह रहा था कि बचपन से ही मैं इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दरअसल इस टेक्निक को ओवरलॉर्ड बॉडी ट्रिपल एलिक्सर स्किल कहा जाता है। मुझे तो लगा था कि ये टेक्निक कंप्लीट होगी। और अब वो पैट्रियार्क को अपना मैनुअल भी शो करने लगा, जिसे देख पैट्रियार्क कह रहे थे कि ऐसी किसी टेक्निक के बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। वेल उन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि तो विलेज चीफ ने किन्मो को चुना लगाने के लिए फेक टेक्निक इजाद की थी। किन्मो कहने लगा कि हमारे चीफ काफी ज्यादा स्मार्ट है, मेरे ख्याल से वो आपसे भी ज्यादा होशियार होंगे। जिस पर पैट्रियार्क हंसते हुए कहने लगे कि हाँ ये बुढ़ा तो है काफी ज्यादा तेज। दरअसल उन्हें समझ आ गया था कि चीफ ने किन्मो को बचपन से ही उल्लू बनाया है। वो कह रहे थे कि टियानलो टावर में मैंने ऐसी एक टेक्निक की डायग्राम बनाई थी। तो किन्मो कहता है प्लीज मास्टर मेरे लिए इसे पूरा कर दीजिए, वरना फिर मेरी शोल्डर की इंजरी कभी ठीक नहीं होने वाली। तो पैट्रियार्क ने उसके मैनुअल में कुछ और मूव्स ऐड कर दी। वो कहने लगे कि अभी भी इनकम्प्लीट है, मगर जब तुम सेक लीडर बनने के बाद ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक को मास्टर करोगे तब शायद तुम खुद ही इस टेक्निक को कंप्लीट कर पाओगे। इधर किन्मो को थोड़े बहुत मिसिंग पीसेस मिलने के बाद वो पैट्रियार्क से थैंक्स बोल रहा था। वो उसे बताते हैं कि ग्रैंड टूम ऑफ हेवनली डीमंस में जो कुछ भी लिखा गया वो पास डाउन किया जाता है, ये काम कोई भी कर सकता, मगर ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक को बस एक सेक लीडर ही पास डाउन कर सकता, और इसे सिर्फ एक सेक लीडर ही मास्टर करेगा। किसी और को ये टेक्निक सीखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। जब तुम्हारा असेंशन होगा तब ली टियानशिंग ही ये टेक्निक तुम्हें पास डाउन करेगा। ली टियानशिंग का नाम सुनकर ही किन्मो थोड़ा सा चौंक गया। वो कहने लगा कि ली टियानशिंग तो वही बंदा है ना जिसे हमारे ग्रैनी सी ने शादी की पहली रात ही मार दिया था। जिस पर पैट्रियार्क जवाब देते हुए कहने लगे कि सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, बस एक बार मैं तुम्हें लीडर बना दूं, फिर तो मैं सीधे दुनिया घूमने चला जाऊंगा। इस दुनिया में ऐसी कई सारी लोकेशंस और प्लेसेस है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा। हमारे इन्फोर्समेंट एल्डर भी मेरे साथ जाएंगे, ताकि जब मेरा आखिरी वक्त आए तब मैं अकेला ना रहूं। एल्डर मुझसे अलविदा कहने के लिए मेरे साथ रहेंगे। मेरे अंतिम संस्कार के बाद वो मेरी अस्थियां लेकर डीमन सेक्ट वापिस आ जाएंगे। उनकी ये सारी बातें सुनकर किन्मो का दिल पूरी तरह से बैठ गया। वो नहीं चाहता था कि पैट्रियार्क इस दुनिया को छोड़कर चले जाए। इधर शेन और फूजिन में जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। यहाँ पर शेन ऑफेंड और फूजिन डिफेंड का काम कर रहा था। फूजिन के पास तो कोई वेपन नहीं, मगर फिर भी वो बंदा अपने पाम अटैक से ही शेन को डोमिनेट करने लगा। साथ ही यहाँ पर फूजिन ने वज्रा बॉडी का यूज करते हुए इसे सप्रेस करने की कोशिश की, मगर शेन भी इतनी जल्दी हार नहीं मानता। जो देख मास्टर जिंगमिंग समझ गया कि ये बंदा इंपीरियल एकेडमी की टॉप जीनियस में से एक होगा, इसलिए वो फूजिन से कहने लगा कि अपनी और ताकत का इस्तेमाल करो। तो फूजिन ने शेन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, और इस तरह से शेन ने मुकाबला हार चुका था। मगर उसने जेनसन से टोटल 10 मुक्के खाने के बाद हार मानी, यानी कि सीनियर शेन काफी ज्यादा पावरफुल था। अब सीनियर शेन के हारने के बाद सभी लोग मायूस होकर गेट से रवाना हो गए, मगर सी अभी भी वहीं पर मौजूद थी। इधर पैट्रियार्क किन्मो से कहते हैं कि मैंने तुम्हें ढेर सारे मूव्स का नॉलेज दिया, एडवाइजर को भी लेक्चर के लिए बुला लिया ताकि तुम्हारा फायदा हो जाए, मगर तुम अभी भी उस जेनसन का मुकाबला करने नहीं गए। अब जल्दी से मुझे इसकी वजह बताओ। क्या तुम ये चाहते
हो कि तुम्हें ज्ञान पेलने के लिए मैं एम्परर को यहाँ बुलाऊं? जो सुनते साथ ही किन्मो एम्परर के बारे में सोचने लगा। जब फर्स्ट टाइम उसने एम्परर का लेक्चर सुना उसी वक्त वो एम्परर पर फिदा हो गया। तो वो कहते हैं पैट्रियर्क, हमारे एम्परर इस यांगकांग नेशन के सबसे पावरफुल पर्सन है, अगर वो लेक्चर देने आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। जो सुनते साथ ही पैट्रियर्क उसके सिर पर फटका लगाते हुए कहने लगे कि ये तो होने से रहा, तुमने ऑलरेडी ढेर सारा नॉलेज ठूस लिया है और इतना ही नहीं तुमने तो मुझे ब्लैकमेल भी किया, वो भी बिना कुछ बोले। अब अगर मैं तुम्हारे जैसे छुटको बच्चे से इतना मैनिपुलेट हो गया तो बताओ फिर मेरी क्या इज्जत रहेगी। जिस पर किन्मो कहता है सीनियर वो छोड़ो, मैं तो कुछ और ही बात से परेशान हूँ। देखिए डाउवी सेक्टर थंडर साउंड स्कूल ये दोनों भी मेजर फैक्शन में काउंट किए जाते और इन्होंने बारी बारी यहाँ आकर हमें चैलेंज भी किया, मगर अभी तक हमारी हेवनली डीमन सेक्ट ने कोई हरकत नहीं की। मेरे ख्याल से हमने भी इस यांगकांग अकेडमी के नाक में दम करना चाहिए। मैं तो खुद ही हेवनली डीमन सेक्ट का यंग लीडर हूँ, तो मैंने ही माउंटेन गेट पर जाके रास्ता ब्लॉक कर देना चाहिए ताकि इन लोगों को हमारे सेक्ट की पावर्स का अंदाजा आ जाए। जो सुनते साथ ही बेचारे एल्डर को तो ठसका ही लग गया। वहीं पर पैट्रियर्क कहने लगे, लड़के क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अलावा इस जेनसन को कोई हरा नहीं सकता? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत हो। अब मिडनाइट होते ही एक बंदी फूजिन से मिलने पहुँच गई। वो कह रही थी, फूजिन मैंने सुना है तुम्हारे पास सबसे प्योरेस्ट हार्ट है और इस चकाचक जगमगाते हुए हार्ट को पॉलिश करने के लिए तुम्हें फाइट करके बुराई को मिटाना पड़ता, साथ ही तुम अपने दिल के पास डस्ट को आने भी नहीं देते। हालांकि मैं तुम्हारे इस दिल को थोड़ा सा मैला करने की कोशिश तो जरूर करूंगी। वेल ये बंदी सी थी और इसका असली नाम है युन शियांग। शियांग फूजिन से कहने लगी कि मैं तुम्हारे दिल में खलबली मचाना चाहती हूँ और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। फूजिन शियांग के हर एक अटैक को काफी तेजी के साथ काउंटर कर रहा था, साथ ही साथ उस पर लाते और मुक्के भी बरसाने लगा। दरअसल पैट्रियर्क ने किन्मो को जो ताना मारा था कि तुम्हारे अलावा कोई और भी है जो इस जेनसन को हरा सकता, वेल यहाँ पर वो शियांग के बारे में ही बात कर रहे थे। इधर फूजिन निर्वाणा सील को एक्टिवेट करते हुए इस पर अटैक कर देता है, मगर शियांग समय रहते साइड में हट गई। इनफैक्ट वो अब उसके बुद्धा हार्ट के फॉर्म के पास आ जाती है और उसे चिढ़ाने के लिए उसने फूजिन की टकली पर टिचकी मार दी, जिससे तो बंदा और भी ज्यादा इरिटेट होने लगा। इधर किन्मो बेवजह ही पैट्रियर्क का दिमाग गर्म कर रहा था। वो कहता है कि हम इन नमूनों को हमारे गेट को ब्लॉक नहीं करने देंगे, क्यों ना हम भी जाकर उनके गेट्स को ब्लॉक कर दे। जिस पर पैट्रियर्क कहते हैं, हाँ ये तो हम कर सकते हैं, मगर बताओ क्या गेट को ब्लॉक करने के लिए तुम जाओगे? जिस पर किन्मो भी उनसे उल्टा सवाल पूछते हुए कहने लगा कि एम्परर यहाँ पर लेक्चर देने आएंगे क्या? जो सुनते साथ ही पैट्रियर्क ने उसे वहाँ से गायब करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ फूजिन अपनी एक और टेक्निक का यूज करते हुए शियांग पर डिवाइन आर्टिफैक्ट से हमला करने लगा। तो इस बंदी ने भी अपनी हजारों लाखों तलवारें एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर स्लैशेस की एक स्ट्रिंग बना ली, जो देखकर ही फूजिन के तो मानो होश ही उड़ चुके थे। इधर पैट्रियर्क कहने लगे कि ये कमीना बच्चा तो मेरी एक बात भी नहीं सुनता, मगर मुँह चलाने में तो ये माहिर है। जिस पर एल्डर कह रहे थे कि अब ये मत बोलिए कि आपको इसमें मजा नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से वो बच्चा आपको जानबूझकर उकसाता है और आप उसमें एंजॉय करते हो। अब ये सुनते साथ ही पैट्रियर्क की हंसी छूट गई। वो कहते हैं कि बच्चा मुझे हंसाने की बार बार कोशिश करता है और मुझे भी उसकी ये हरकतें काफी ज्यादा पसंद आती। वैसे किन्मो ने एक बात एकदम सही बोली कि हमने भी इन अपोनेंट्स के गेट को ब्लॉक करना चाहिए। वो लोग बगावत की प्लानिंग बना रहे, तो क्यों ना बगावत करने से पहले उन्हें नॉकआउट कर दिया जाए। इधर फूजिन की तो पूरी तरह से फटेमी थी। अगर शियांग ने अपनी एक फिंगर भी मूव की तो उसकी सोड एनर्जी इस बंदे के एकदम महीन से टुकड़े कर देगी। इसलिए फाइनली मास्टर जिंगमिंग अपने डिसाइपल को बचा लेता है। साथ ही साथ फूजिन ने भी शियांग के सामने हार मान ली। इधर एल्डर पैट्रियर्क को याद दिला रहे थे कि बस 2 ही महीनों में आप रिटायर्ड हो जाओगे, तो आप सिर्फ इन 2 महीनों में बगावत को कैसे रोक सकते? तो पैट्रियर्क कहते कोई बात नहीं, ये काम मैं किसी और से करवा लूंगा। वैसे भी मेरे यहाँ से जाने के बाद कोई तो होना चाहिए जो कि हमारे किन्मो का ख्याल रख पाए। इधर पैट्रियर्क के डिमोनिक हैंड ने किन्मो को उनसे काफी दूर लाकर पटक दिया था। हुलिंग कहती, सर अब बताए कि हम उस हरे बैल को कैप्चर कैसे करेंगे? जिस पर किन्मो कह रहा था, देख मेरी जान, 1-on-1 में उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बैल मेरी चटनी बना देगा। मगर तुम्हें ग्रैंडपा मास्क का लेसन याद है ना? अगर तुम अपने दुश्मन को हरा नहीं पाओ तो उसे सीधा पॉइजन दे दो। जिस पर हुलिंग कह रही थी, बाप रे आप तो दोबारा से उस बैल से भिड़ने जा रहे, मुझे तो उसका नाम लेते ही डर लगता। तभी किन्मो
किन्मो से बताने लगा कि हमें उस ड्रैगन किलिन के सलाइवा की जरूरत है। उसका यूज करके मैं अपने सभी एल्डर्स के बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीअटैच कर सकता हूँ। जिसके बाद किन्मो कुछ हर्ब्स लेकर फिजिशियल हॉल की तरफ रवाना हो गया। हुलिंग उससे पूछ रही थी कि क्या आपको पूरा यकीन है इस दवा से वो ग्रीनॉक्स बेहोश हो जाएगा? जिस पर किन्मो कह रहा था हाँ बिल्कुल, इसे हार्ट लॉस इंसेंस भी कहा जाता है। ये एक तरह का नंबिंग करने वाला ड्रग है। एक बार ग्रैंडपा मास ने फ्लर ड्रैगन को बेहोश करने के लिए इसका यूज किया था, मगर इसे बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा स्पेशल अल्केमी फर्नेस की जरूरत पड़ेगी। तो अब किन्मो इंपीरियल फिजिशियन के पास पहुंच गया। वो मास्टर तो किन्मो को देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। किन्मो से बता रहा था कि मैं आपकी सील्ड फर्नेस का यूज करना चाहता हूँ, तो उस एल्डर ने तुरंत ही इसकी इजाजत दे दी। वो कह रहे थे कि सील्ड फर्नेस वन पीस डिजाइन है, यानी कि इसमें कोई एयर वेंट नहीं है, पूरी तरह से पैक्ड है। और किन्मो को भी ऐसी ही फर्नेस की जरूरत थी, क्योंकि जो मेडिसिन वो बनाने जा रहा था वो खुले में बनाई नहीं जा सकती, वरना तो इस मेडिसिन के बनते ही सबसे पहला तो किन्मो ही बेहोश हो जाएगा। वहीं पर एल्डर किन्मो से पूछ रहे थे कि जब आप मेडिसिन बनाओगे क्या हम सब यहाँ रुककर बस उसे देख सकते हैं? तो किन्मो ने भी इसके लिए परमिशन दे दी और अब वो सभी हर्ब्स के नाम बताकर उसे फर्नेस में ऐड करने लगा। ये सभी लोग किन्मो की हर एक एक्शन की नोट बना रहे थे। और अब अपनी गजब की स्किल्स दिखाने के बाद किन्मो उस मेडिसिन को अपनी वाइटल एनर्जी का यूज करके बॉटल में भर लेता है। उसने इन सभी लोगों को पीछे हटने के लिए बता दिया था और फिर हुलिंग ने तुरंत ही इस बॉटल पर ढक्कन लगा दिया था, जिसके बाद किन्मो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। अब उसके जाने के बाद ये सभी हीलर्स उसकी तारीफें कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि इस यंग मिरेकल हीलर के पास तो बहुत ही स्पेशल एबिलिटीज हैं, मगर हम देख ही नहीं पाए कि उसने एग्जैक्टली बनाया क्या था। वही दूसरी तरफ किन्मो अपना हार्ट लॉस इंसेंस लेकर ग्रीनॉक्स की तलाश में रवाना हो गया। जैसे उस ग्रीनॉक्स ने किन्मो को देखा वो तुरंत ही उस पर हमला करने दौड़ लगा देता है, मगर यहाँ पर किन्मो के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। इधर फर्नेस रूम में ये सभी हीलर्स किन्मो के एक्शन को रिपीट कर रहे थे। उन्होंने वो सारे हर्ब्स कोल्ड रन में डाल दिए जो कि किन्मो ने यूज किए थे और फिर देखते ही देखते उस पूरी जगह पर हार्ट लॉस इंसेंस फैलने लगा। एल्डर कह रहे थे कि अरे वाह, इसकी खुशबू तो कमाल की है। और फिर ये सभी लोग वन बाय वन बेहोश होने लगते हैं। कुछ बंदे जैसे तैसे बाहर आकर बेहोश हो गए, मगर डोर के ओपन रहने की वजह से वो स्मोक चारों ओर फैलने लगा। देखते ही देखते सभी डिसाइपल्स की बॉडीज पूरी तरह से नम हो रही थी, जिसके चलते एकेडमी में अफरा तफरी मच गई। वहीं पर एल्डर बाशान ने तुरंत ही अपने नाक को बंद कर लिया। हालांकि उनके वहां आने तक पूरी की पूरी एकेडमी नॉकडाउन हो चुकी थी। इधर एकेडमी की बेल्स बजना शुरू हो गई और वही दूसरी तरफ ग्रीनॉक्स किन्मो और हुलिंग को ढूंढ रहा था और तभी किन्मो उस पर एक फ्रूट फेंक के मारता है। साथ ही ग्रीनॉक्स के सामने एक पौधा बड़े जोरों से शेक करने लगा। जो देख उस ऑक्स को लग रहा था कि शायद उसका दुश्मन इसी पेड़ के पीछे छुपा होगा, तो वो बड़ी ही तेजी के साथ उस पेड़ की तरफ भागने लगा। इधर किन्मो बड़ी स्टाइल के साथ काउंटिंग किए जा रहा था, जो देखकर हुलिंग को भी मजे आने लगे। और फिर ग्रीनॉक्स के सामने अचानक से हार्ट लॉस इंसेंस का ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते वो पावरफुल बेल वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब किन्मो ने सारे हार्ट लॉस इंसेंस को कलेक्ट कर लिया कि तभी उन्हें भी बेल्स की आवाजें सुनाई देने लगी। मगर किन्मो की दवाई पहली प्रायोरिटी ये थी कि ग्रीनॉक्स को तुरंत ही ड्रैगन किलिन के पास ले जाना है। वो हुलिंग को बता रहा था कि अब हमें इसे रस्सी से कस के बांधना होगा ताकि ये बिल्कुल भी भागने न पाए। वही दूसरी तरफ एल्डर बाशान काफी ज्यादा गुस्से में थे। वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारा एक भी दुश्मन नजर नहीं आया, फिर ये पॉइजनस अटैक किसने किया होगा? दरअसल मास्टर बाशान पर इस पॉइजन का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कल्टीवेशन की सेलेस्टियल रेल्म पर है। वो कहने लगे कि हमारे न जाने कितने ही सारे डिसाइपल्स मारे गए और उतने में ही पैट्रियार्क का गॉड उस सारे इंसेंस को अपने अंदर कलेक्ट कर चुका। बाशान उनसे कहने लगे कि आपको आने में देर हो गई, ये बच्चे तो मर चुके हैं। जिस पर पैट्रियार्क कहते बाशान ये मरे नहीं है, इसलिए प्लीज रोना बंद करो। भले ही एल्डर बाशान आयरन मैन होने का दावा करते हैं, मगर वो बहुत ही ज्यादा रहमदिल इंसान थे। पैट्रियार्क कहने लगे कि इंसेंस काफी स्पेशल था, ऐसी अनोखी चीज को तो बस पॉइजन किंग ही बना सकता है और मैं जानता हूँ ये कारनामा किसने किया होगा। उतने में ही उन्होंने देखा कि किन्मो ग्रीनॉक्स को अपने कंधे पर उठा के चुपचाप से वहाँ से गुजर रहा। साथ ही किन्मो ने नोटिस किया कि ये दोनों बड़े ही गुस्से से उसे घुरे जा रहे हैं। अब ये देखते साथ ही किन्मो की फट गई। वो तुरंत ही उस बैल को फेंक कर वहाँ से भाग निकला। इधर मास्टर बाशान ने अपने बैल को पकड़ा तो वहीं पर पैट्रियार्क ने किन्मो और हुलिंग को। मास्टर बाशान तो अब किन्मो पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। ओके
कहते कमीने तूने मेरे मासूम बेल को बेहोश करने की जरूरत कैसे दिखाई, इसके लिए मैं तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। अब इससे पहले कि बाशन किन्मो को कूट दे पैट्रियार्क बीच में आ जाते हैं। वो उसे गुस्से में कहते जाओ जाकर कोने में खड़े हो जाओ। यहाँ पर किन्मो को बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा ट्रीट किया जा रहा था। जिसके बाद पैट्रियार्क ने उससे पूछा कि बताओ तुमने इन सभी लोगों को पॉइजन क्यों किया। तो किन्मो कह रहा था कि ग्रीन ऑक्स को तो मैंने बेहोश किया, मगर इन लोगों को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और मास्टर ये कोई पॉइजन नहीं बल्कि बेहोशी का ड्रग है, थोड़ी देर बाद ही ये सभी लोग ठीक हो जाएंगे। जिस पर पैट्रियार्क गुस्से में कहने लगे कि एकेडमी में आकर तुम्हें बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने आते ही यहाँ पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तुमने स्कॉलर्स रेसिडेंस के हर एक स्कॉलर के साथ फाइट की जिससे वो पूरी जगह बर्बाद हो गई। साथ ही तुमने मास्टर लिंग्यून पर इतने जोर से हमला किया कि वो बेचारा एम्परर के सामने जाकर पटक गया। उसके बाद तुमने मास्टर बाशान के मासूम बैल को चुरा लिया। इतने से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा था तो तुमने इंपीरियल हीलर्स के साथ साथ पूरी एकेडमी को ही बेहोश कर दिया। सब मुझे बता दो तुम्हारा अगला प्लान क्या है। कहीं तुम पूरे कैपिटल को तो बेहोश नहीं करना चाहते ना। यहाँ पर हुलिंग को पैट्रियार्क की डांट सुनकर हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे भी पता है कि पैट्रियार्क तो बस मास्टर बाशन का दिल रखने के लिए किन्मो को चिल्ला रहे थे। इधर किन्मो बता रहा था कि सीनियर पूरी कैपिटल को अगर बेहोश करना है तो इसके लिए हमें ढेर सारा हार्ट लॉस्ट इंसेंस बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें सबसे जायंट फर्नेस की जरूरत भी होगी। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क उसे आंखें दिखाने लगे। तो किन्मो कहता है प्लीज शांत हो जाए, देखिए मैंने इतना इंसेंस बनाया ही नहीं था कि ये लोग बेहोश हो जाए। मगर इन दोनों को भी किन्मो की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था और उतने में उन्हें कुछ सीनियर डिसाइपल्स की आवाजें आने लगी। वो कह रहे थे कि जेनसन फूजिन को किसी ने हरा दिया है, लेकिन पता नहीं ये कारनामा किसने किया होगा। इधर ये दोनों भी उम्मीद भरी नजरों से किन्मो को देखने लगे। तो किन्मो इन्हें बताने लगा कि ना बाबा ये कारनामा मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। और उतने में शियांग वहाँ पर पहुँच गई। वो किन्मो से पूछ रही थी कि क्या तुम्ही ने जेनसन को हराया। तो किन्मो इस पर ना में जवाब देते हुए कहने लगा कि जब उस जेनसन को हराया जा रहा था तब तो मैं हमारे पैट्रियार्क की डांट खाने में बिजी था। तो शियांग भी मासूम बनते हुए कहने लगी कि पता नहीं ये काम किसने किया। थोड़ी देर पहला मैं अचानक से ही बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तब पता चला कि किसी ने जेनसन को हरा दिया है। यहाँ पर किन्मो थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि आखिर ये बंदी इतना झूठ क्यों बोल रही। अगर ये इंसेंस से अफेक्ट होती तो इसकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन आउट रहती, मगर इसमें तो ऐसा कोई साइन नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से इसी ने जेनसन को हराया होगा, लेकिन फिर ये मुझे क्रेडिट देना क्यों चाहती है। हो सकता है कि ये बस यहाँ पर शो ऑफ करने आई हो। आप किन्मो इसकी चालबाजी समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उतने में पैट्रियार्क ने किन्मो पर एक जोरदार फटका लगा दिया। साथ ही वो शियांग से कहते कि सी तुम काफी ज्यादा थक गई होंगी तो जाओ जाकर आराम करो। इधर किन्मो भी समझ गया था कि ये बंदी भी हमारे हेवनली डीमन सेक्ट की मेंबर है और इसी शो ऑफ करना कुछ ज्यादा ही पसंद है लगता। और उतने में इंपीरियल हीलर को होश आ गया। वो कहने लगे कि हम तो यंग मिरेकल हीलर की मेडिसिन को कॉपी कर रहे थे ना, फिर हम अचानक से बेहोश कैसे हो गए। अरे हाँ, और वो जादुई दवा कहाँ पर है। जो सुनकर ये बाशान कहने लगी कि अच्छा तो तुम हो असली कल्प्रिट। बेवकूफ हो, तुमने जादुई दवा बनाई थी क्या। अभी वो तो बेहोशी का ड्रग था। और फिर क्या, मास्टर बाशान की चिल्लाने की आवाज पूरे एकेडमी में गूंजने लगी। इधर पैट्रियार्क किन्मो से पूछते कि बताओ तुमने बाशान की ग्रीन ऑक्स को किडनैप क्यों किया। जिस पर किन्मो बता रहा था कि वो बैल हमें गार्डन से सब्जियां चुराने नहीं देता था, तो हमने भी उसे ऐसे ही मजे मजे में बेहोश कर दिया। जो सुनकर बाशान कहते अच्छा तो चलो ये बताओ फिर सब्जियां कहाँ पर हैं। तुम तो सब्जियों की बजाय मेरी जान को ही बांध कर यहाँ लाए थे। साले कमीने, अब ये मत बोलना कि तू मेरे बैल को रोस्ट करके खाने वाला था। साथ ही साथ पैट्रियार्क कहते बाशान अब तुम ही बताओ इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। तभी बाशान उनसे धीरे से कहने लगा कि सीनियर कहीं आपका इरादा इसे टपकाने का तो नहीं है ना। अगर ऐसी बात है तो मैं इस बच्चे को बड़ी खुशी से मार दूंगा। जिस पर पैट्रियार्क कहते बाशान अगर तुमने किन्मो को मार दिया तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। जो सुनते साथ ही बाशान को झटका लग गया। आप पैट्रियार्क उसे बता रहे थे कि ये बच्चा वही मिरेकल हीलर है जिसने हमारी मदर एम्प्रेस की जान बचाई, साथ ही ये पॉइजन किंग का डिसाइपल भी है। बाशान तो ये सब सुनकर ही समझ गए थे कि किन्मो को माफ करने में उनकी भलाई है, तो तुरंत ही अपने बैल को उठाकर वहाँ से रफा दफा हो गए। अब उनके वहाँ से जाने के बाद पैट्रियार्क किन्मो से कह रहे थे कि बस कुछ ही दिनों के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो प्लीज मेरे जाने तक कोई पंगे खड़े मत करना। मैं ना तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। जिस पर किन्मो कहने लगा कि मगर मुझे तो उस सलाइवा की जरूरत थी। जो सुनते साथ ही पैट्रियार्क ने उसे गुस्से वाला लुक दिया और फिर क्या, किन्मो के मुंह की पेटी वहीं पर बंद हो गई। अब अगले सीन में हम ग्रैनी सी को देख पाते जो कि पैट्रियार्क से मिलने पहुंच गई थी। वो कहती है कि इस बार किन्मो ने डाओइस्ट सन को हराया और युन शियांग ने जेनसन को। हमारे हेवनली डीमन
सेक्ट के कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। अच्छा हुआ कि आपने रिजाइन किया। अब आप जल्दी से वापस जाकर किन्मो को थ्रोन पर बिठा दीजिए। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे, सी मैं जानता हूँ तुम किन्मो को बहुत ज्यादा मिस करती हो। तुम्हारा तो मुझसे मिलने का कोई इरादा नहीं था, तो क्यों ना तुम सीधे जाकर उससे ही बात कर लो। जिस पर ग्रैनी सी कहने लगी, नाना वो तो आपके साथ है, इसलिए मुझे उसकी सेफ्टी की कोई चिंता नहीं। तो पैट्रियार्क कहते, सी मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपने इनर डीमन की वजह से किन्मो से मिलना नहीं चाहती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इनर डीमन ली टियानशिंग किन्मो पर हमला कर देगा, मगर एक बात याद रखो, जल्दी मैं किन्मो की असेंशन सेरेमनी रखने वाला हूँ जिसमें ली टियानशिंग को आना ही पड़ेगा। तो ग्रैनी सी कहने लगी, हाँ मैं समझ गई। अब हम ड्रैगन टेमिंग सेक्ट के जियाओ नान को देख पाते हैं, जो कि अपने मास्टर को रिपोर्ट देने पहुंच चुका था। वो बताने लगा कि डाओविस सेक्ट और ग्रेट थंडर साउंड स्कूल ने यांगकांग के गेट्स को ब्लॉक किया था, मगर वो दोनों भी हार के वापस चले गए। तीनों ग्रेट सेक्ट में से बस हेवनली डीमन सेक्ट ही ऐसा है जिसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। जिस पर वो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि मेरे ख्याल से उन्होंने ऑलरेडी अपनी चाल चल दी है। जियाओ नान तो ये सुनकर ही शॉक हो गया। वो कह रहा था कि कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि जिन डिसाइपल्स ने जेनसन और डाविस सन को हराया था वो हेवनली डीमन सेक्ट से है, मगर ये पॉसिबल कैसे हुआ। और फिर जियाओ नान ने अपना दिमाग लड़ाया। वो कह रहा था कि हेवनली डीमन सेक्ट और यांगकांग इनमें से एक असल में नेशन है, मगर सेक्ट का फॉर्म लेकर सबको उल्लू बना रहा, और वहीं पर दूसरा नेशन का फॉर्म ले चुका, जबकि असल में वो एक सेक्ट है। अगर इन दोनों ने अपनी फोर्सेस ज्वाइन की तो मसले हो जाएंगे। जिस पर वो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि नहीं, मसले नहीं, उल्टा आसानी हो जाएगी। हम बाकी के दोनों सेक्ट का कंट्रोल गेन कर सकते हैं, यानी कि डाविस सेक्ट और ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट। अब सीन शिफ्ट होकर हमें पैट्रियार्क का हॉल दिखाया गया, जहाँ पर वो अपनी सभी जूनियर्स को बता रहे थे कि डाविस सेक्ट और ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट हमारे गेट्स को ब्लॉक कर रहे हैं। तुम सभी को स्कॉलर्स, डाविस्ट और एक जेन डिसाइपल्स के दरमियान का गैप पता चल गया होगा। जिस पर मास्टर जियान सानशिंग कहने लगे कि हम टैलेंटेड डिसाइपल्स को नर्चर करके सभी सेक्ट को हरा सकते हैं, मगर उनके जीनियस को कैसे हराया जाए ये समझ नहीं आ रहा। जिस पर बाशान कहते कि मैं तो सबको न जाने कब से चिल्ला चिल्ला के बताता आ रहा हूँ कि हमने इन बच्चों की एबिलिटीज के हिसाब से इन्हें सिखाना चाहिए, मगर कोई मेरी बात नहीं सुनता। तुम्हें लगता है कि मैं गुस्सा करता हूँ। तुम लोग जीनियस को उसी क्लास में बिठा देते हो जहाँ पर स्लो लर्नर्स हैं, इसलिए हमने इन्हें अलग अलग करके सिखाना चाहिए ताकि स्लो लर्नर्स की वजह से हमारी जीनियस का वक्त जाया ना हो। जिस पर पैट्रियार्क कहते, बाशान कुछ सालों पहले तुमने स्कॉलर रेसिडेंस से एक स्कॉलर को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाया था, तो बता उसकी प्रोग्रेस कैसी रही। जिस पर बाशान बता रहे थे कि शेन वानियुन तो काफी अच्छे से इम्प्रूव कर रहा है, वो कई दिनों तक स्कॉलर रेसिडेंस का सीनियर ब्रदर भी था, और इसी से ये साबित होता है कि हमने 1-on-1 ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। ये चीज ग्रुप लेसन्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा इफेक्टिव होगी। जो सुनकर पैट्रियार्क कह रहे थे कि इन कुछ सालों में हमारे न जाने कितने ही सारे टैलेंटेड डिसाइपल पीछे रह गए। ये तो अच्छा हुआ कि उन सेक्ट्स ने हमारे गेट को ब्लॉक किया था, वरना हमें तो फिर हमारी कमजोरियों का कभी पता नहीं चलता। वैसे मैं तो अब रिजाइन करने वाला हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारी मैं बाशान पर सौंपना चाहूंगा। आज के बाद हमारी जीनियस को नर्चर करना तुम्हारा काम है। मैंने इस बारे में हमारे एम्परर से भी बात की और उन्हें भी मेरा ये सुझाव काफी ज्यादा पसंद आया। अब हम इंपीरियल एकेडमी के कुछ टैलेंटेड डिसाइपल्स को सिलेक्ट करेंगे। उन्हें इंपीरियल वाइजर के टाइटल से जाना जाएगा, और तो और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के लिए उन्हें तुम्हारे हवाले किया जाएगा। तुम्हें उनकी काबिलियत को पहचान कर जो भी उनकी रियल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उन्हें आगे प्रोग्रेस करवानी होगी। सेम यही आइडिया बाद में हम एलिमेंट्री और प्राइमरी पर भी अप्लाई करेंगे। हमारे पास फिर ढेर सारे जीनियस होंगे। फिर तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी इंपीरियल एकेडमी सभी सेक्ट को सरपास कर जाएगी। उतने में बाशान उनसे पूछते कि बताए फिर आपने कौन से बंदे को स्कॉलर वाइजर का टाइटल दिया है। जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि मैंने जिसे चुना है उस बच्चे के साथ तुम्हारा पहले भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड था। अब ये सुनकर ही बाशान थोड़ा सा परेशान हो गए, और बाद में उन्हें पता चला कि ये बंदा तो किन्मो है। किन्मो को देखकर बाशान सोचने लगे कि आखिर पैट्रियार्क ने इस आउटकास्ट पर भरोसा कैसे कर लिया। जब बाशान किन्मो से मिलने गए, सबसे पहले तो किन्मो की हैंड राइटिंग को चेक करते हैं, जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई थी। जिसके बाद वो किन्मो को बताने लगे कि पैट्रियार्क ने अब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है, इसलिए आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगे ताकि तुम आइंदा से कोई शरारत ना कर सको। वहीं पर ग्रीनॉक्स तो किन्मो से काफी ज्यादा डरा हुआ था, तो किन्मो से कहता है कि सबसे पहला तुमने ही मुझ पर हमला किया था, और उसके बदले में मैंने बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें नॉकआउट कर दिया। अगर मैं चाहता तो तुम्हें बड़ी बुरी तरह से पीट सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो तुझे मेरी जैसा रहमदिल बंदा नहीं मिलने वाला। जो सुनकर बाशान किन्मो से कहने लगे कि रहमदिल वर्ड से ही तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। इधर हुलिंग लोगों से पैसों की वसूली करने में बिजी थी। किन्मो ने जिन भी यंग मास्टर को कूटा
था उनके सर्वेंट ढेर सारा पैसा देकर वो सारा सामान वापस से खरीद रहे थे और उतने में बाशान हुलिंग पर चिल्लाने लगते हैं। वो कह रहे थे कि तुम चूना लगाने में माहिर हो, तुम शक्ल से बस भोली दिखती हो लेकिन काफी ज्यादा खुखार हो। जिस पर हुलिंग कह रही थी कि ये चूने वाले पैसे बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो मेरे मास्टर की खून पसीने की कमाई है। उन सभी कल्टीवेटर्स को मेरे मास्टर ने हरा दिया था। तभी किन्मो कहने लगा, हुलिंग हमें अब ये धंधा बंद कर देना चाहिए। दरअसल लोगों से पैसे लूटना बड़ी ही बुरी बात है। लेकिन वो उसे धीरे से ये भी बता रहा था कि अगली बार हम ट्रेजर या कपड़े नहीं चुराएंगे, बल्कि सीधे उनके पैसे ही गायब कर देंगे। उनकी बातें सुनकर बाशान परेशान होकर कह रहे थे कि ये बंदा और उसकी फॉक्स ये दोनों भी बड़े वाले हरामी हैं। मेरे ख्याल से इस किन्मो का मास्टर इससे भी बड़ा वाला कमीना होगा। अरे अब मास्टर बाशान ग्रीन ऑक्स को सारे पैसे देकर बड़े ऐसी वाइन लाने के लिए बता देते हैं। वाइन का नाम सुनते ही हुलिंग अपनी जानी दुश्मन ग्रीन ऑक्स के साथ रवाना हो गई। इधर बाशान तो अभी भी यही सोच रहे थे कि उस बुढ़े पैट्रियार्क को इस बंदे में ऐसा क्या नजर आ गया जो इसे मेरा ही डिसाइपल बना दिया। साथियों किन्मो से भी पूछ रहे थे कि क्या तुम्ही ने डाविस सन और जेनसन को हराया था, जिस पर किन्मो बताता है कि डाविस को मैंने हराया लेकिन जेनसन को भगाने वाला मैं नहीं था। तभी मास्टर बाशान कहने लगे कि तुमने तो हाल ही में अपनी वाइटल एनर्जी ट्रेल को स्प्लिट करना सीखा था, तो फिर तुम मास्टर लिंगी उनको कैसे हरा पाए? ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जिस पर किन्मो बताता है कि मैंने तो बस सोर्ड थ्रस्ट का यूज किया था और वो हार गए। लेकिन बाशान को तो उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहते कि चल बच्चे, मैं अपनी डिवाइन ट्रेजरीज को सील करता हूँ, ये लकड़ी ले और मुझ पर अटैक कर। तो किन्मो ने बिना वक्त जाया करे अपने एक ही थ्रस्ट में उन्हें उड़ाकर सीधे दीवार में घुसा दिया। वो कहता है सीनियर ये देखिए, इसी तरह से मैंने उन्हें भी हरा दिया था। उसके मूव देखकर ही बाशान खुश होते हुए कहने लगे कि बच्चे, पहले तो मुझे ये लग रहा था कि तू रिश्वत खिलाकर यहाँ आया है, मगर मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर हो चुकी। अगर लिंग्यून की जगह मैं भी होता तो शायद तेरे अटैक को डिफेंड ना कर पाता, मगर तुम्हारी ये टेक्निक इनकम्प्लीट है और तुम्हारी लेफ्ट शोल्डर पर भी इसका असर नजर आ रहा। चलो जल्दी से मुझे अपनी मूव शो करो। तो किन्मो उनके सामने अपनी स्वॉर्ड चलाने लगा। जोदे को कहते हैं कि बच्चे तेरी मूव तो कमाल की है, यानी कि तेरा मास्टर भी गजब का होगा। मेरे भी मास्टर बड़े ही डैशिंग थे, मगर कई सालों से मैं उनसे मिल नहीं पाया। कुछ दिनों पहले मुझे ऐसा लगा कि मैंने उन्हें कहीं पर देख लिया। पहला तो मुझे ये लग रहा था कि उनकी मौत हो गई और मैं काफी लंबे अरसे तक उनके गम में डूबा रहा, और फिर अचानक से कुछ दिनों पहले वो मुझे नजर आए। उनकी लोअर हाफ बॉडी मिसिंग थी, मगर फिर भी वो ऐसे भाग रहे थे कि हमारे जैसे दो पैरों वाले कल्टीवेटर्स को भी पीछे छोड़ दे। मैंने काफी देर तक उनका पीछा किया, मगर फिर भी उन्हें कैच नहीं कर पाया। इधर किन्मो लोअर बॉडी मिसिंग के बारे में सुनकर ही चौंक गया था और सोच में पड़ गया कि कहीं मास्टर बाशान ग्रैंडपा बुचर की तो बात नहीं कर रहे। इधर बाशान बता रहे थे कि मैं अपने मास्टर के पीछे भागते भागते एक अंधे आदमी से टकरा गया और फिर उस अंधे आदमी ने मुझे बहुत मारा। वो पूछ रहा था कि मैं अपने मास्टर का पीछा क्यों कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, उस अंधे ने तो मुझे जबरदस्ती कविता पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। किन्मो ये सुनकर सोचने लगा कि शायद ये ग्रैंडपा ब्लाइंड का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी शेरो शायरी और कविताओं का काफी ज्यादा शौक है। मगर ये दोनों ग्रेट डाचो से यहाँ कब आए होंगे। इधर बाशान कहते हैं कि मैं जब तक कविता सुना रहा था तब तक मेरे मास्टर गायब हो गए। उस अंधे की वजह से मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तभी किन्मो उनसे पूछने लगा कि क्या वो अंधा बंदा भी आपके मास्टर के पीछे गया था। जो सुनकर बाशान कहने लगे, बच्चे तो रुक क्यों गया, चल जल्दी से मुझे अपनी सोर्ड मूव शो कर, मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। तो किन्मो ने तुरंत ही ग्रैंडपा बुचर की ब्लेड्स को बाहर निकाल लिया। उन्होंने किन्मो को जो मूव सिखाई थी वो बाशान को दिखाना शुरू कर दी। वहीं पर बाशान को तो किन्मो में अपने मास्टर की झलक नजर आ रही थी, तो उन्होंने भी अपने रिक्लाइनिंग मून ब्लेड के साथ ग्रैंडपा बुचर ने सिखाई हुई टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ वो ग्रैंडपा बुचर का कारनामा भी दोहरा रहे थे और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। उनकी कहानी की कुछ लाइंस को किन्मो भी पूरा कर रहा था और इन दोनों ने अपने अपने स्लैशेस रिलीज करते हुए आसमान को भी चीर दिया। साथ ही उन्हें पता चल चुका है कि ये दोनों एक ही मास्टर्स के डिसाइपल थे, मास्टर बाशान सीनियर और किन्मो उनका जूनियर ब्रदर। किन्मो उनसे कहने लगा कि आप भी ग्रैंडपा बुचर के डिसाइपल हो तो आपको भी उनकी पिक स्लिंग ब्लेड टेक्निक पता होगी। आप पिक स्लिंग का नाम सुनते ही उनके हलक से वाइन ही वापस आ गई। वो कह रही थी, बच्चे वो पिक स्लिंग नहीं होती बल्कि उसे 8 सेलेस्टियल ब्लेड टेक्निक कहा जाता है।
इस मूव को ये नाम हमारे मास्टर के नाम से ही डेडिकेट किया गया, जो सुनकर ही किन्मो हैरान था। वो कहता है मुझे पता ही नहीं था कि ग्रैंडपा बुचर को सेलेस्टियल ब्लेड कहा जाता है। उतने में ही मास्टर बाशान उसे बताने लगे कि हमारे मास्टर का एक दुश्मन है जो कि लोगों का सिर्फ नाम यूज करके भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए मास्टर ने अपना नाम कभी किसी के सामने रिवील नहीं किया। जो सुनकर किन्मो सोच रहा था कि ये जादूगर तो वाकई पावरफुल होगा, क्योंकि उसी की वजह से ग्रैंडपा बुचर इतने सालों से डाचू में छुप के रहते आ रहे। और तभी बाशान अपने मास्टर की खैरियत पूछने लगे, जिस पर किन्मो कहने लगा कि वो तो बिल्कुल ठीक है। तभी मास्टर बाशान उससे कहने लगे कि तुम पॉइजन किंग के भी डिसाइपल हो, अगर हमें अपने मास्टर की लोअर बॉडी मिल गई तो क्या तुम उसे दोबारा से उनकी बॉडी में अटैच कर पाओगे? जिस पर किन्मो कह रहा था हाँ बिल्कुल, ये तो मैं कर सकता हूँ, और इसके लिए मुझे ड्रैगन किलिन के सलाइवा की जरूरत पड़ेगी। उस सलाइवा में ऐसी पावर है जो फ्लेश को रिग्रो कर सकती, लेकिन जब तक मैं आपके ग्रीन ऑक्स को उसके हवाले ना करूँ वो मुझे अपनी सलाइवा नहीं देगा। अब यहाँ पर मास्टर बाशान को सारी कहानी समझ आ गई। वो कहते हैं कि शायद इसी वजह से किन्मो ने मेरे ग्रीन ऑक्स को किडनैप किया था, ताकि वो ड्रैगन किलिन से उसकी सलाइवा हासिल कर पाए। इधर बेचारे ग्रीन ऑक्स को भी अब छींके आने लगी। वो समझ गया कि कोई उसे गलत इरादों से याद कर रहा। वहीं दूसरी तरफ किन्मो उनसे पूछ रहा था कि बड़े भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारे मास्टर की लोअर बॉडी कहाँ पर होगी? तो बाशान बताने लगे कि 200 सालों पहले उन्होंने गॉड्स के साथ फाइट की थी, तो गॉड्स ने उन्हें 2 हिस्सों में काट दिया और इसी चक्कर में उनका लोअर हाफ एक डिसाइपल के हाथ लगा। तो मैंने उस बंदे को ट्रैक डाउन किया और अब वक्त आ चुका है कि हम अपने मास्टर की लोअर हाफ को रिक्लेम करें। अभी लोग ऐसी सारी प्लानिंग बना रहे थे कि उतने में वहाँ पर इंपीरियल पैगाम पहुँच गया। इस इंपीरियल पैगाम में एम्परर ने बताया था कि किन्मो के पास एक्सेप्शनल टैलेंट है, जिसके चलते उसे इंपीरियल वाइजर के टाइटल से नवाजा गया। साथ ही साथ किन्मो को 6ठी ग्रेड की रैंकिंग भी बहाल की गई, यानी कि वो टियानलू टावर के 3rd फ्लोर को भी एक्सेस कर पाएगा। ये सुनकर ही होंग और मोंग शियू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वहीं पर बस वेयोंग ऐसा बंदा था कि जो अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा खुश है। साथ ही मास्टर बाशान भी किन्मो को बता रहे थे कि तुम हमारे एकेडमी के पहले इंपीरियल वाइजर हो, तुम पर ढेर सारी जिम्मेदारियां और उम्मीदें टिकी हैं। तभी बाशान ने नोटिस किया कि वहाँ मौजूद डिसाइपल्स को किन्मो से जेलसी फील हो रही, तो जानबूझकर किन्मो की और भी ज्यादा तारीफें करने लगे। वो कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तुम्हें नई नई स्किल सिखाऊंगा। हालांकि किन्मो का मानना था कि इस तरह से तो सारा नॉलेज सिर्फ उसे मिलेगा, फिर बाकी के कल्टीवेटर्स तो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो बाशान कहते हैं कि ये हमारे एम्परर और पैट्रियार्क का फैसला है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। जो सुनते साथ ही बाकी के सभी डिसाइपल्स चिल्लाने लगे। वो कह रहे थे कि किन्मो तो एक आउटकास्ट है, आप इस वाइजर की पोजीशन उसे नहीं दे सकते। जिस पर बाशान ने भी अनाउंस किया कि तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, किन्मो को हरा दो और उसकी पोजीशन तुम्हारी हो जाएगी। तो अब किन्मो ने अपने ओपोनेंट्स का मुकाबला करना शुरू कर दिया। वो बड़ी ही तेजी के साथ उनकी धुलाई कर रहा था। जो भी इंपीरियल स्क्रॉल उसके हाथ से छीन पाएगा वाइजर की पोजीशन उसे मिलेगी, मगर वहाँ पर तो बस धनाधन धुलाई होने लगी। इधर वेयोंग तो अपने दोस्त को चैलेंज भी नहीं करने वाला था, मगर मास्टर बाशान उसे जानबूझकर मार खाने के लिए भेज देते हैं। तो वेयोंग को कूटने के बाद किन्मो ने किन्यून को भी हरा दिया, जिसके बाद होंग और उसका गुलाम मिलकर उसके साथ फाइट करने लगे। मगर किन्मो अनस्टॉपेबल था, वो अपनी वाइटल एनर्जी से एक स्पीयर बनाकर इन लोगों को हरा देता है। इतना ही नहीं, उसने एक बार फिर से शियू के कपड़े फाड़ दिए। वहीं पर वेयोंग भी मास्टर बाशान के डर से उसके साथ फाइट करने लगा। यहाँ पर किन्मो उस पर पावरफुल हमला बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, वो नहीं चाहता कि उसका इकलौता दोस्त उससे नाराज हो जाए। इधर प्रिंसेस यूजी और उसका भाई यूशु दूर से इस मुकाबले को देख रहे थे। यूशी ने नोटिस किया कि उसकी सिस्टर किन्मो को पसंद करने लगी है, इसलिए वो यूजी को बताने लगा कि किन्मो चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो है तो ग्रेट डाचू का आउटकास्ट। ये बंदा हमारे यांगकांग का सिटीजन नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो, वरना लोग तुम्हारे बारे में बेकार की बातें बनाएंगे। हालांकि यूजी उसकी एक नहीं सुनती। वो कहने लगी कि ट्रू हीरोज को उनकी ओरिजिन से जज नहीं किया जा सकता। किन्मो इंपीरियल प्रोटेजी है, साथ ही साथ वो हमारा फर्स्ट इंपीरियल वाइजर भी बना, और ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होगा। मगर यहाँ पर यूशी के लिए किन्मो एक बहुत बड़ी थ्रेट बन चुका था। इधर किन्मो ने सभी डिसाइपल्स को हरा दिया। यहाँ पर शेन वायुन भी उसका मुकाबला करने की फिराक में था, लेकिन उसका मास्टर बाशान कहने लगा कि तुम उसे हरा नहीं पाओगे, अपनी इज्जत बचा के चुपचाप बस तमाशा देखो। अब सभी डिसाइपल अपने हाथ पांव तोड़ने के बाद जब वहाँ से चले गए, तब मास्टर बाशान शेन को बताते हैं कि किन्मो और मैं हम दोनों भी एक ही मास्टर के डिसाइपल हैं। ये बात पहले मुझे पता नहीं थी, लेकिन आज पता चला कि किन्मो तो मेरा जूनियर ब्रदर है, तो तुम भी आज के बाद किन्मो को अंकल मास्टर बुलाओगे। साथ ही साथ वो किन्मो से भी कह रहे थे कि आज के बाद तुम्हें शेन को सीनियर बुलाने की कोई जरूरत नहीं,
इसे तुम अपना भतीजा बुला सकते हो। मेरे ख्याल से नेफ्यू शेन एकदम सही रहेगा। यहाँ पर शेन को तो किन्मो पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मास्टर बाशान के सामने उसे खामोश रहना पड़ा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।